Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक एकेड चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन का 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मतलब भोजन संग्रह से उत्पादन तक का मतलब तो आप जानती हैं, जो हम खाते पीते हैं जिससे हम अपना पेट भरते हैं, वो भोजन होता है। और संग्रह से मतलब है कि उसका संग्रहण करना, मतलब एकत्र करना, इकट्ठा कर कर रखना। ठीक है। उत्पादन का मतलब हो गया उसे पैदा करना। ठीक है, कृषि करना। तो ये उत्पादन का मतलब हो गया। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसका नाम क्या है, नेइनुओ। नोइनुओ उसका नाम है, जो इसकी ये पिक्चर दिखाई गई है लड़की की। अब हम उसके भोजन के बारे में बात करेंगे। तो नोइनुओ का पसंदीदा खाना क्या था? चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। तो ये उसका पसंदीदा खाना था। बीन्स उसकी नानी ने अपने घर से के पिछवाड़े से बगीचे में से उगाया था। खाते खाते नोइनुओ ने पिछले दिनों अपने स्कूल की तरफ से की गई एक यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए भोजन की याद आ गई और सोचने लगी कि वह कितना मसालेदार था। लेकिन ऐसा क्यों था? उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि वह ऐसा क्यों था। तो हम आगे पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भोजन से तात्पर्य है तरह तरह के भोजन से। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें अधिकांश हिस्सा क्या है? उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है, भिन्न भिन्न तरह की फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न मौसम की, मतलब जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी देना पड़ता है। तो ये खासियत है कि गेहूं और जौ की खेती से ज़्यादा धान की खेती में पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान क्या है, विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। तो कुछ फसल ऐसी होती हैं जो विशेष क्षेत्रों में ही उगती हैं, वो वहाँ की जलवायु में ही पैदा हो सकती हैं। तो यह उनका कारण रहता है। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फसलों की ही बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्या है, पशु, उन्हें भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित रह सकते हैं। भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में क्या है, सूखी और पहाड़ी जलवायु में क्या है, मवेशी की तुलना में भेड़ बकरी अधिकांश रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल पत्तों पर ही जिंदा रह सकते हैं। वह क्या है, पौधों के, छोटे छोटे पौधों के पत्ते खाकर जीवित रह सकते हैं। आगे बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो यहाँ पे बात करेंगे हम खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती से मतलब है खेती का उत्पादन वगैरह, ठीक है। और पशुपालन से मतलब है पशु का पालना पोसना, मतलब पशुपालक जो बने उनके बारे में यहाँ बात करेंगे हम। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, तो अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आखेटक जो हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे, ठीक है, किसान भी हुआ करते थे। दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि टाइम पर क्या है, दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही साथ जो लोग वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलते रहे हैं। कुछ बातों की ओर बदलते गए, कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं। तो ये बीज अपनी डंठल से कैसे टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों के से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो यहाँ पे क्या बात क्लियर हुई है कि क्या हुआ, उन्होंने
बदलती जलवायु के साथ साथ वनस्पतियों और पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कहाँ कहाँ खाने योग्य वनस्पतियाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने और पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी और चिड़ियों जानवरों के पौधों की सुरक्षा, मतलब जो फसल जो उगाते थे क्या था, उन्हें फिर चिड़ियाँ चुगने आती हैं तो उनसे उन्हें देख रेख उन्होंने शुरुआत कर दी, उनसे बचाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से वे क्या है, धीरे धीरे एक कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या करा कि अब वह कृषक पशुपालक बन चुके थे, तो उन्होंने क्या था, अब मवेशी पालना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब उन मवेशियों को आकर्षित करने के लिए, पालतू बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने घरों के आसपास उन्होंने चारा रखना शुरू कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, जब मुझे भूख लगेगी और मेरे लिए खाना कहीं दिख रहा होगा तो मैं उधर ही जाऊँगा, उधर ही भागूंगा। तो क्या हुआ, भूखे जानवर आकर्षित होकर उनकी तरफ आते थे और वो उन्हें पकड़ लिया करते थे। इस प्रकार से वो उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो ये उनका तरीका था, जानवरों को चारा दिखाकर आकर्षित कर पकड़ना या पालतू बनाना। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो यहाँ पे देखो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया वह कौन था या किसका पूर्वज था। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया गया तो कुत्ते का जंगली पूर्वज, कुत्ता कह सकते हैं, कुत्ते का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे क्या है, भेड़, बकरी, गाय जैसे, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। कैसे, चारा वगैरह, उनके खाने की पसंदीदा चीज़ें रखकर उन्हें उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ऐसे जानवर अक्सर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। तो ज़्यादातर क्या खाते थे, घास। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो घास ही खाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जानवर क्या घास खाया करते थे। शाकाहारी जानवर को ही पालेगा इंसान, तो वो भी शाकाहारी जानवर को ही पाला करते थे, मांसाहारी तो उन्हीं को खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शाकाहारी को ही पालते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते। अब जो जंगली जानवर, मांसाहारी जानवर जो मैं कह रहा था, मांसाहारी जो जानवर हुआ करते थे उनसे इनकी क्या है, सुरक्षा किया करते थे। और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो देखो यहाँ पे वही बात आ गई कि धीरे धीरे वो इस तरह से पशुपालक बने, क्योंकि उन जो शाकाहारी जानवर थे, भेड़ बकरी, जिनसे दूध दही मांस वगैरह मिलता था, तो उनका वो क्या हुआ, संरक्षण करने लगे, उनका जंगली जानवरों से बचाव करने लगे। इस तरीके से एक वो कृषक से पशुपालक भी बन गए। बसने की प्रक्रिया, अब यहाँ पे बात हो रही है बसने की प्रक्रिया। ठीक है, तो लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने, क्या है, पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने, ठीक है, को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है बसने की प्रक्रिया क्या थी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पौधे उगाना, जानवरों की देखभाल करना। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये दोनों ऑप्शन भी दे सकता है, एक भी ऑप्शन दे सकता है। अगर दोनों दिया होगा तो ये आप ए बी या जो भी होंगे ये बोथ आप चूज़ कर लोगे, और एक दिया होगा तो केवल आप ये ही चूज करोगे या ये चूज करोगे। ठीक है, तो ये आपको उस समय देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने आया कि बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, तो वहाँ पे दिए होंगे ऑप्शन पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, ये दो पॉइंट जो होंगे। ठीक है, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। यहाँ कहा जा रहा है अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। ये जो पालतू जानवर ये पाला करते थे या जो पौधे ये उगाया करते थे, ये क्या है, जंगली जानवरों और पौधों से थोड़े भिन्न हुआ करते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। ये कह रहे हैं कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे
मतलब उन्हें चूज़ करते थे, चुना करते थे कौन से हम जानवर पालने हैं और कौन से नहीं पालने हैं, कौन सी हमें फसल करनी है, कौन सी नहीं उगानी है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों का तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती। देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट की बात है कि उदाहरण के तौर पर लोग ज़्यादातर उन्हीं पौधों और जानवरों को पालना या रखना पसंद किया करते थे, ठीक है, पौधों को उगाना पसंद किया करते थे जो कम बीमारी पकड़ते थे, कम बीमार पड़ा करते थे। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों। दूसरी बात, जिनसे वही पौधे चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल कर रख सकें। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या होता है, हल अगर डंठल हल्के होंगे, कमजोर होंगे, तो उनके जब दाने पकेंगे, भारी होंगे, तो वो टूटकर झड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे, क्योंकि वो उनका भार नहीं सह पाएंगे। इसलिए क्या है, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों का भार संभाल सकें, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। जैसा कि आज भी होता है, अच्छी प्रजाति के जो बीज होते हैं उन्हें क्या है, सुरक्षित किया जाता है आगे उन्हें, और उगाने के लिए उन्हीं बीजों को फिर से उगाया जाएगा, तो उन्हें हम बीज के तौर पर रख लेते हैं। ऐसा ही वो लोग भी करने लगे थे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अब अहिंसक का मतलब आप समझ रहे हो भाई, अगर आपने गाय भैंस बकरी या कुछ भी आपने पाल रखा है, तो जो आपको बात पे आप जब भी दूध दुलने जाते हो मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो ऐसे जानवरों को पालना कम पसंद करेंगे लोग, ठीक है। उनकी अपेक्षा जो भाई नया जानवर होगा तो थोड़ा हिंसक होगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या टाइम के हिसाब से जब उसे पता चल जाएगा हाँ ये हमारा माल लेगा, धीरे धीरे वो अपने वो रवैये छोड़ देगा। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नहीं छोड़ते, वो हमेशा वही अपनाते हैं। तो ऐसे जानवरों को क्या है, वह प्रजनन के लिए नहीं चुना करते थे, ठीक है, उनका वंश आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। जो जानवर हिंसक हुआ करते, अहिंसक हुआ करते थे, उन्हीं जानवरों को चुना जाता था जिनसे आसानी से वह अहिंसक हों। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने देखे कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा जंगली पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं कि जंगली जानवरों की अपेक्षा में क्या है, पालतू जानवरों के दांत सींग वगैरह ये छोटे होते हैं। ये देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं ये पालतू जानवर जंगली जानवरों को, इनके दांत क्या है, छोटे होते हैं। अब यहाँ नीचे आपको ये देखो, ये एक मिनट ऊपर ही दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है, ये और ये एक इसमें जंगली सुअर है और एक इसमें पालतू है। तो पालतू वाला को छोटा दिखाया है, इसके सींग भी नहीं है, और जो जंगली है वो बड़ा दिखाया है। पिक्चर तो ज़्यादा साफ नहीं है लेकिन आपको दिख रहा होगा, बड़ा दिखाया गया है, उसके सींग भी बड़े हैं। तो इस टाइप से दिखा हुआ करते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। तो यहाँ कहा जा रहा है बसने की प्रक्रिया पूरे धीरे धीरे पूरी दुनिया में चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो ये पॉइंट का बात है कि बसने की प्रक्रिया कितने साल पहले शुरू हुई, तो आप कहेंगे 12,000 BC। यहाँ पे 12,000 BC का यूज होगा। मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ ये, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा BC के लिए, ठीक है। तो यह करीब 12,000 BC पहले शुरू हुई। वास्तव में ये पॉइंट की बात है, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो क्या है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों, तो ये भी आपका पढ़ा चुके हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि प्राचीन फसलों में क्या आता है, गेहूं और जौ, ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल है वो गेहूं और जौ है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता, अब यहाँ पे आता है सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर, तो यहाँ पे आएगा कुत्ता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक नवीन जीवन शैली, अब यहाँ पे एक नवीन जीवन शैली में क्या बदलाव हुए थे, क्या था, ये यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाई गई है, अनाज के उपयोग दिखाए गए हैं, बीज के रूप में, ठीक है, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में,
भंडारण के रूप में। चलिए पढ़ते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो। यहाँ कहा जा रहा है तुम किसी पौधे को लो और उसके बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर आप बीज रोपते हैं तो उसे विकसित होने में वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसमें कुछ दिन, महीने या साल तक लग सकता है। वो पौधे के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके का पौधा आपने चूज करा है, कितने टाइम में वो उगता है या कितना टाइम लेता है प्रवस्थ होने में। ठीक है, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। जब उन्होंने फसल शुरू कर दी, मतलब जब वो कृषक बन चुके थे, तब उन्हें क्या हुआ, एक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि फसल उगने में टाइम लगता था, पकने में टाइम लगता था, उसके बाद वो उस फसल को कटाई करते हैं, जो भी करते होंगे जिस तरीके से उसे, ठीक है, तो वो टाइम लगता था, इसलिए उन्हें क्या है, एक जगह टिक कर रहना पड़ता था और टिक कर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, यह कहा जा रहा है बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो ये आज भी आप जब खेती वगैरह करते हैं तो आप देखते हैं उसमें क्या है, हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम शामिल होते हैं। ये कृषक के लिए सब इम्पोर्टेंट काम होते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता। अब कटाई जब हो जाती, पक जाता ना, जब कटाई होके आ जाता है तो उस अनाज को हमें भंडारण करना पड़ता है, जो यहाँ पे लिखा है भंडारण करना पड़ता है, तो उसे हमें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है जिससे वह खराब ना हो, गले सड़े ना। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। अनाज को भोजन और बीज के दोनों ही रूप में बचाकर रखना अति आवश्यक है। क्यों? भोजन के रूप में भी हमें लंबे समय तक अगर उसे यूज करना है तो हमें क्या है, उसका भंडारण करना है, तो वो सुरक्षित जगह पे करना था, और आगे हमें उस फसल को प्राप्त करना है तो हमें क्या, उसके बीज भी संभाल कर रखने पड़ते थे। इसलिए लोगों को उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक, इसलिए उन्होंने क्या है, उसके भंडारण की बात सोची। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लोगों ने फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए। फीड किस तरह की मिट्टी रही होगी या कोई खनिज रहा होगा। बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। बड़ी बड़ी टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने संग्रहण का सोचा तो बिल्कुल करते होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण, यहाँ पर कहा जा रहा है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण, तो बिल्कुल सही बात है। जो दूध देते हैं तो वो हमारे उनके साथ जाया करते थे, ले जाया करते थे, तो वो उनके लिए चलते फिरते क्या है, खाद्य भंडारण हो गए। और साथ ही साथ जो उनके आगे प्रजनन होते, बच्चे हुआ करते, तो उनसे भाई जब जानवर ज़्यादा हो जाते थे तो क्या है, वो जो मांसाहारी व्यक्ति हैं आज भी होते हैं, तो क्या है, वो काट कर मांस के रूप में उसे यूज़ कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से वो उनके लिए चलते फिरते खाद्य भंडारण हो गए। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। वही बात जो मैंने अभी बताई, उनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। दूध भोजन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये बात सब जानते हैं। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब नीचे है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। तो आज जानवरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं, जहाँ शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के प्रातिनिध्य क्या है, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर
इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पश्चिमोत्तर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। आधुनिक कश्मीर मतलब जो अभी है, ठीक है, यहाँ पे, तो दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये 3 जगह हैं जो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। एक तो आपका हो गया पश्चिमोत्तर, आधुनिक कश्मीर, पूर्व तथा दक्षिण भारत, ठीक है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वास्तव में ये क्या है, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। ये किस दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे क्या है, खुदाई में पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज, इनमें सबसे रोचक बात जो है वो क्या, जले हुए अनाज मिले हैं, ठीक है। जो जले हुए अनाज होते हैं वो क्या है, वैसी के वैसी मिले हैं, अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। ऐसा लगता है कि ये गलती से या जानबूझकर जलाए गए हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। तो इससे उन्हें क्या है, जो उन्हें अवशेष मिले हैं दानों के, इससे उन्हें पता लगता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते थे। वैज्ञानिक क्या है, विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते थे, इसलिए उन्हें पता लगा कि वह पशुपालक भी थे। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अनाज और हड्डियाँ, और इधर आपका दिया पुरास्थल। तो यहाँ पे अनाज और हड्डियाँ हैं, ठीक है, यहाँ अनाज और हड्डियाँ और ये पुरास्थल। तो इस चार्ट से हम समझेंगे कहाँ क्या चीज़, ठीक है। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। यहाँ पे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी जो प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जो कौन सा स्थान है, आधुनिक पाकिस्तान। आधुनिक पाकिस्तान में था मेहरगढ़, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है मेहरगढ़ आधुनिक जगह का नाम बताइए। जो मेहरगढ़ हुआ करता था पहले, वो अब वो आधुनिक जगह कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी कहाँ से प्राप्त होती थी, तो ऑप्शन में अगर मेहरगढ़ ना दिया गया तो आधुनिक पाकिस्तान दे सकता है। तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, या तो मेहरगढ़ होगा या आधुनिक पाकिस्तान। तो इनमें से जो आपको मिले वो आप टिक कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोल्डी हवा। ये क्या है, कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। जो हम यहाँ पे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आधुनिक उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यूपी रामपुर से हूँ। तो ये आधुनिक उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से जो मिले हैं चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं आधुनिक उत्तर प्रदेश से। और वहाँ पे ऑप्शन दिया रह सकता है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश दे सकता है या कोल्डी हवा दे सकता है। तो जो भी इसमें आपको दिखे आप टिक कर सकते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए बस, कोल्डी हवा या आधुनिक उत्तर प्रदेश, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। जो अगर हम पुरास्थल की बात करें तो कोल्डी हवा कहेंगे, और आज के टाइम में वो आधुनिक उत्तर प्रदेश। थर्ड है चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान। चावल और मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान। तो ये महागढ़, महागढ़ क्या है, आधुनिक उत्तर प्रदेश। महागढ़ भी आधुनिक उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ आ जाता है गेहूं और दलहन। गेहूं और दलहन, तो गेहूं और दलहन जो है गुफक्राल है, ठीक है, आधुनिक कश्मीर। गुफक्राल क्या है, आधुनिक कश्मीर है। तो यहाँ पर भी यही बात ध्यान रखनी है, गुफक्राल या आधुनिक कश्मीर। तो दोनों से कोई भी एक दे सकता है ऑप्शनल। गेहूं और दलहन, गेहूं और दलहन जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, गुफक्राल और आधुनिक कश्मीर।
गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी। तो ये कहा जा रहा है गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी। तो ये बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर। बुर्जहोम भी कहाँ पे? आधुनिक कश्मीर ही है। ठीक है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। तो यहाँ गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल जो है चिरांद। चिरांद क्या है? आधुनिक बिहार। ठीक है। तो जो चिरांद यहाँ पे कहा जा रहा है ये आधुनिक बिहार है। ठीक है। उसके बाद में आ रहा है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर। ये हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश है। ये हल्लूर जो है आधुनिक आंध्र प्रदेश है, ये याद रखने वाली बात है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये क्या है? पय्यमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश। ये भी आधुनिक आंध्र प्रदेश है, पय्यमपल्ली। लास्ट है आपका, जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। वो सॉरी, तो ये आपको लास्ट जो पॉइंट दिया गया है कि जहाँ पे अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये सिर्फ कुछ ही यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है। बाकी और हैं जो अभी यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। स्थायी जीवन की ओर, अब स्थायी जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। तो पुरातत्वविदों को क्या है? खुदाई में कुछ जगहों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है। कश्मीर, वर्तमान कश्मीर में लोग क्या है, बुर्जहोम जो हुआ करते थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या है? एक गड्ढा हुआ, ठीक है, उसमें यहाँ नीचे घर बनाया करते थे, ऊपर से उसे ढक लिया करते थे। ठीक है। इस तरीके से उनके घर हुआ करते थे। ठीक है। तो गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। तो क्या है? इनमें उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ बनाया करते थे, इस तरीके से उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। उन्हें पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आज भी देखते हो आप, ज़्यादा गर्मी होती है तो खुले में इंसान करना शुरू कर देता है। ठीक है। वही रहा है छोटे घरों में। तो उस समय क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार क्या है, लोग झोपड़ी के अंदर और बाहर भोजन पकाना पसंद क्या करते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। अब यहाँ पे चित्र की बात करी जा रही है। तो बहुत सारी जगहों, देखेंगे आगे, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इन्होंने कहा बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुराण पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, जो पुराण पाषाण काल था उससे भिन्न है, इसलिए इन्हें क्या है, नवपाषाण काल युग से जोड़ा जाता है, माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। इनमें से कुछ औजार ऐसे भी हैं जिन्हें और पैना धारदार करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य बीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली या मूसल का प्रयोग या वनस्पतियों से प्राप्त बीजों को कूटने पीसने के लिए किया जाता रहा होगा। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो ओखली आज भी आप देखते हो अनाज कूटने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, ये दिए गए हैं, ये जो आपका सर्किल में मैंने कर दिया, ये कुछ औजार दिए गए हैं। तो नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, ये आपके नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, ये दी गई हैं। नवपाषाण युग के प्रस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था, बर्तनों का उपयोग चीज़ों में। ठीक है। तो ये आपको देखो, ये कुछ मिले हैं जो नवपाषाण युग के हैं, रखने के लिए किया जाता था। ठीक है। इन्हें फसल जो बीज वगैरह रखने के लिए किया जाता होगा। धीरे धीरे लोग बर्तनों
का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। क्या धीरे धीरे फिर लोगों को जैसे जैसे ज्ञान होता गया वैसे वैसे क्या है वो खाना पका खाने लगे, तो उन्हें पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी और तो ये जो बर्तन थे उन्हें खाना पकाने के लिए यूज करने लगे। चावल गेहूँ तथा दलहन, चावल गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। जैसे चावल गेहूँ दलहन जैसे जो अनाज थे वह आहार का संपूर्ण हिस्सा बन गए थे। दलहन का मतलब है दाल वगैरह जो होती हैं, ठीक है, आज भी आप खाते हो तो उन्हें दलहन कहा जाता है। जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे, ये क्या है उनका अब जरूरतमंद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब इसके साथ साथ क्या है उन्हें कपड़े पहनने का भी ज्ञान हो गया था, और ठीक है अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया है, तो अब क्या है वो कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है। इसके लिए अब भाई कपड़े के लिए जाहिर सी बात है ट्रेडिशनल आप देखते ही हैं कि कपास से कपड़ा बनता है, तो कपास उगाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक अदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत से स्त्री पुरुष क्या शिकार भोजन संग्रह करने का काम करते रहे होंगे, और अन्य कुछ हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे लोग खेती पशुपालन अपना लिया, मतलब कुछ पशुपालक और कृषक बन चुके थे। अब यहाँ पे एक पात्र दिखाया गया है जो मटके नुमा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पात्र है ये पुराना पाषाण काल का है, ठीक है। आपको पिछले चैप्टर में दिखाया गया था कुछ वो उस पर डिजाइनदार पात्र था, ऐसे ही मटका नुमा था, उस पर डिजाइन भी बनी हुई थी, ठीक है। तो इससे याद होता है कि वो लोग कलाकृति में भी रुचि रखने लगे थे, कलाकृति की भी उन्हें ज्ञान हो गया था। अन्य रीति रिवाज, यहाँ पर अन्य रीति रिवाज के बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जिनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। उन्होंने ऐसे समूह का अध्ययन किया जिसमें कृषक और पशुपालक साथ में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। जिन्हें जनजाति कहते हैं, कौन सी जाति कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है कि पशुपालक और कृषक साथ में रहते थे उन्हें कौन सी जाति कहते थे? जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित हैं। ये कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो पहले से ही प्रचलित हैं। जनजाति, अब जनजाति हम जान लेते हैं जनजाति क्या है। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। तो क्या है, पहली तो बात तो वो छोटी छोटी बस्तियों में रहा करते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते, ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते, मतलब रिश्तेदार वगैरह होते थे, और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। और इस तरह के परिवार समूह क्या है, मिलकर जनजाति का निर्माण किया करते थे। जनजाति के सदस्य शिकार भोजन संग्रह खेती पशुपालन मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। तो जनजाति जो हुआ करते थे वो सदस्य क्या करते थे, शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, खेती करते थे, पशुपालन तथा मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। मतलब वो पेशेवर लोग हो गए थे, ठीक है। एक क्या है, शिकार करना, भोजन संग्रह करना, खेती करना, पशु पालना, मछली पालन पकड़ना, मछली को पालना पकड़ना, ठीक है। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती थीं। तो इनमें क्या था, अक्सर महिलाएं सारा खेती का काम किया करती थीं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे को देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। तो इसमें क्या है, जो महिलाएं करती थीं फसल बोने से लेकर देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक, मतलब पकने के बाद काटने तक सारा काम महिलाएं देखा करती थी। बच्चे पौधों की देखरेख करते थे। बच्चे जो हुआ करते थे वो पौधे की देखरेख किया करते थे और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे, ठीक है। चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे जिससे उनकी फसल सुरक्षित रह सके, ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुँचाएँ, ताकि वो पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुँचा सकें। महिलाएँ फसल दबाकर अनाज कूटती पीसती थीं। महिलाएँ क्या फसल दबाकर अनाज कूटती या पीसती थीं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। पुरुष जो हुआ करते थे वो पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराया करते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महिलाएं क्या काम करती थीं और पुरुष क्या काम करते थे। तो पुरुष क्या करते थे, पशु को चराने का काम करते थे, और महिलाएं क्या है, कृषि का काम देखती थी। जबकि बच्चे छोटे झुंडों को यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम
स्त्री पुरुष दोनों मिलकर किया करते थे। क्या? जबकि बच्चे जो होते थे छोटे झुंडों को चराया करते थे और स्त्री पुरुष का दूध निकालने का दोनों मिलकर काम किया करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, ठीक है, उसी तरह कहा जा रहा है बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने और औजार झोपड़ियाँ बनाने आदि का भी काम साथ साथ किया करते थे। इसी के साथ साथ नाच गाना और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। तो ऐसा बात नहीं है कि वो लोग मनोरंजन नहीं किया करते, मनोरंजन भी किया करते थे, नाच गाना भी किया करते थे। यह उनका क्या है, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था, कुछ व्यक्तियों क्या नेता मान लिया जाता है। जैसे आज भी आप देखते हो भाई लीडर होते हैं, तो कुछ व्यक्ति को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, तो वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति हुआ करते होंगे। व्यक्ति नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते थे। पुरोहित कहा जा सकता है जो संस्कृति वगैरह धर्म वगैरह से रिलेटेड ज्ञान रखते होंगे, उन्हें पुरोहित कहा जा रहा है। आज भी हम पुरोहित उन्हीं लोगों को कहते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। क्या? वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती थीं। उनकी जो कहा जा रहा है जनजातियों की संस्कृतियाँ जो होती थी, परंपराएं जो हुआ करती थी, बहुत ही विशिष्ट और समृद्ध हुआ करती थी। ठीक है, इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। इसमें उनकी क्या है, भाषाएं, संगीत, चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते थे। जैसे आज हम देवी देवता पूजते हैं, उनके भी अपने देवी देवता हुआ करते थे या होते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। क्या है, जो पूरा कुनबा होता था, घास, जंगल, मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इनमें अमीर और गरीब के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। ये घास, जंगल के मैदान, पानी सब मिलकर साथ में उपयोग किया करते थे। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते थे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है मिलकर रहा करते थे, इसलिए इनके जनजातीय समाज और अन्य समाजों से भिन्न हुआ करते थे। यहाँ सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे क्या है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये कहा जा रहा है कि मेहरगढ़ जो है यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये मेहरगढ़ वह स्थान है, और ये कहाँ पे है, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास। तो बोलन दर्रे के पास है मेहरगढ़, ठीक है। और ये वह सबसे पहला स्थान है जहाँ पर क्या है, आपको जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ जो पड़ता है पाकिस्तान में है, ठीक है, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये वह स्थान है जहाँ पे सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना शुरू किया गया था या सीखा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ पर खुदाई में क्या है, विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, पुरातत्वविदों को। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। इसमें क्या है, हिरण और जंगली जानवर, सुअरों जैसी जानवरों की हड्डियाँ शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद क्या है, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादातर मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर भी ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं, जो जानवर पाला करते थे, पालतू जानवर, उन्हीं की हड्डियाँ मिली हैं। लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। इससे ये क्लियर होता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में
इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इसमें मेहरगढ़ में क्या चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। इनमें से कुछ संभवतः क्या है, भंडारण के काम आते होंगे, बाकी उनके रहने के काम आते होंगे। तो इस गांव की विशेषता क्या है कि गांव की यह विशेषता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या है, लोग भोजन उत्पादन में लगे होते थे। कहाँ में? भोजन उत्पादन में लगे होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है पहले और बाद में। पहले और बाद में जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? तो इस चित्र को दिखाया गया है यहाँ पे। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। यहाँ पे तो आपको ये एक चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले जो नंबर 4, ठीक है, सबसे पहले नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू करा। सबसे पहले ये हो गया आपका। ठीक है, नंबर 4 शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। जाहिर सी बात है, घर टूटता फूटता तो वहाँ रिपेयर करके दोबारा से बन जाता है। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते हैं। टूटा फूटा सामान और कूड़ा करकट भी क्या है, घर के आसपास ही कहीं ना कहीं फेंक दिए जाते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। इस कारण क्या है, बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, सैकड़ों सालों के बाद एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है पहली। ठीक है, कूड़ा करकट डाल गया, वो स्तर ऊंचा हो गया। उन्होंने जब आर्कोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं, तो ये आपका टीला होता है, फिर ये नंबर 2 नंबर 3 निकल गया है। तो इस ढंग से उन्हें इसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे देखो पिक्चर भी दिखाई गई है। तो ये जो आपको ये यहाँ पे कहा जा रहा था कि ये देखिए कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर घर, ये कहा गया है यहाँ पे, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यही हैं जो चौकोर आयताकार घर ये हैं। देखिए ये चौकोर आयताकार घर हैं जो मिले हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो लोग ऐसी आस्था हुआ करती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ उनकी मनपसंद चीज़ें रख दी जाती थी। मेहरगढ़ में क्या करते थे, ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता होगा। उनका ऐसा मानना है कि परलोक में ये उसके भोजन के लिए रखते थे, जिससे वह वहाँ पे भूखा ना रहे। तो ये उनका ऐसा मानना रहता था। ठीक है, तो उसके साथ उसकी प्रिय वस्तु जो हुआ करती थी, या भेड़ बकरी वगैरह जो वो दफना दिया करते थे। यहाँ पे देखो मेहरगढ़ के घर का चित्र दिखाया गया है। मैंने अभी बताया था आपको, ये मेहरगढ़ का घर है। जैसे आजकल हम घर बनाते हैं, चौकोर बनाते हैं, आयताकार बनाते हैं, वैसे ही बिल्कुल घर उस समय हुआ करते थे। उसके साथ इस घर की क्या समानता है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ भी ऐसी कमरे होते हैं अलग अलग। ठीक है, इस ढंग से कमरे इसमें ये बने ही देगी ये। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने हो गए, 4 कमरे हो गए इसमें। ठीक है, इसी ढंग से आज भी बनते हैं। फिर मेहरगढ़ की कब्र का ये कब्र का चित्र है। देखिए ये ह्यूमन है, मतलब मानव का चित्र है। ये किसका है, मानव का चित्र है ये वाला, ये जो है। ठीक है, ये उसके साथ भेड़ बकरियाँ जो उसकी पसंदीदा है, प्रिय वस्तुएं होंगी, प्रिय जानवर होंगे, वो उसके साथ दफना दिए गए। तो ये उसका है। तो ये जैसे ये है बकरी का कंकाल है, यहाँ पे कहा जा रहा है पहचानिए। तो ये बकरी का कंकाल ये ठीक है, ये उस व्यक्ति का कंकाल है। अब खा है दावजली होर्डिंग। दावजली होर्डिंग यह पुरातत्व स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। तो दावजली होर्डिंग जो ये कहाँ पे है, पुरातत्व चीन, जो पुरातत्व काल का चीन है, पुरातत्व काल का जो चीन है, ठीक है, म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पदार्थों के उपकरण मिले हैं।
खरल और मूसल जैसे पदार्थों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। तो इससे उन्हें पता चलता है कि लोग खाने के लिए क्या भोजन के लिए अनाज उगाया करते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है, जेडाइट पत्थर भी मिला है यहाँ से, ठीक है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरातत्व, तो ये पत्थर कहाँ से बता दें, चीन से आए वो बता दें। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से कष्टस्म आदि प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कुछ लकड़ी के भी औजार बनाया करते थे प्राचीन काल में, ठीक है, तो वो उसके अवशेष मिले हैं। अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो, ये कहा जा रहा है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूग तुर्की में है। एक चताल ह्यूग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक एक पत्थर हुआ करता है, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। तो कहा जा रहा है उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हो पाया था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कौड़ियों और सीपियों का क्या प्रयोग, तो कौड़ियों और सीपियों का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था उस समय। अब यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं। तो कृषक आप समझिएगा किन्हें कहा जाता था, जो फसल वगैरह उगाते थे उन्हें कृषक कहा जाता। पशुपालक जो पशुपालन करने लगे थे उन्हें पशुपालक। नवपाषाण युग आप जानते हैं नवपाषाण युग क्या था, ठीक है, जिसमें कुछ आधुनिक हथियार वगैरह छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगे। पहले बड़े बड़े पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बना दिए जाते थे, ठीक है, जिनमें धार वगैरह भी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। नवपाषाण युग में अच्छे छोटे नुकीले हथियार बनाए जाने लगे, उनको पॉलिश कर, ठीक है, और कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लगे थे, ठीक है। बर्तन आप जानते हो कौन से बर्तन जिनमें अनाज वगैरह भंडारण के लिए वो लोग यूज करने लगे थे। जनजाति आप जानते हो जो समूह में रहा करती थी, जो एक तरीके से क्या है नाच गाना, खाना पीना, फसल उगाना, पशु पालना, ये सारे कार्य, ठीक है, क्या करती थी। उसे जनजाति क्या करते थे, आपस में रिश्तेदारी हुआ करती थी इन लोगों की, वो जनजाति हुआ करती थी। गांव आप जानते ही हैं, घर, ठीक है, जिसमें रहा करते थे। कब्र भी आपने देख ही ली है, आपको दिखा रखी है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ था, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले, ठीक है। मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ हुआ था वो 8,000 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक ही जगह पर क्यों रहा करते थे। तो ये आपको ऊपर बता दिया गया है क्यों रहा करते थे, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसल कटने तक कुछ समय लगता था, काफ़ी समय लगता था। इस कारण वो क्या है एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.